सीईटी 10+2 की आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने 53 तक किए थे प्रश्न। आज हम 54 से शुरू कर रहे हैं। यदि आप हमारी क्लास पिछली क्लास देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे अपलोड कर रखी है, और इससे भी बेहतरीन से बेहतरीन क्लास आने वाली सभी भर्तियों की आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली सभी तमाम भर्ती परीक्षाओं की 360 डिग्री एनालिसिस वाली क्लास मिल सके। तो आज का पहला प्रश्न लॉजिकल ऑपरेटर्स का उदाहरण है। ए ग्रेटर देन बी प्लस सी इफ या डी एक्स ओ आर। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर है, इसका उदाहरण होगा एक्स ओ आर। एंड होता है एक लॉजिकल ऑपरेटर जिसको इस सिंबल से संदर्भित किया जाता है। एक होता है नॉट जिसको इस सिंबल से संदर्भित किया जाता है, और इसमें जो एक और होता है और इसको इस संदर्भ से किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ये जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ये ट्रू और फेल्स यानी सत्य और असत्य के बारे में बताते हैं, और ये कमांड को आगे स्थानांतरित करते हैं। ये इनका काम होता है। अगला प्रश्न, निम्न संचय आवर्ती वक्र से मध्य का प्राप्तांक है। मध्य का ज्ञात करनी है, और ये मध्य का है। इस तरह विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, इधर प्राप्तांक दे रखा है। तो ये जो मध्य का ज्ञात करनी है, ये देखिए पॉइंट दे रखा है 10 का, 20 का, 30 का, ये 40 का, ये 50 का। और अपन को जो मध्य का ज्ञात करनी है, ये इसकी करनी है। तो इसकी जो मध्य का होगी वो 30 और 40 के बीच में है। तो कुछ नहीं करना है, 30 और 40 इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। इन दोनों को जोड़ के जब 2 का भाग देंगे आंसर आएगा 35, यानी मध्य का होगी 35। अगला प्रश्न, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। काफी अच्छा प्रश्न है। भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है। पहला गाय, दूसरा होली, तीसरा हिमालय और चौथा मित्रता। तो जो मित्रता है ये भाववाचक संज्ञा है। अब तो फिर ये गाय है, ये क्या है, तो ये गाय है, ये जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा। हिमालय है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और होली है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक। काफी अच्छा प्रश्न था। इसका सही आंसर होगा मित्रता, भाववाचक संज्ञा का। अगला प्रश्न, गोगा जी का जन्म स्थान है। ए कोल्लू, बी कोलायत, सी ददरेवा और डी मलानी। जो गोगा जी है इनका जन्म है वो ददरेवा चुरू में हुआ था। ददरेवा चुरू में इनका जन्म हुआ था गोगा जी का। और ये जन्म कब हुआ था, तो ये विक्रम संवत 1003 ईस्वी में हुआ था। ये ध्यान रखें आप, विक्रम संवत के तहत हुआ था। विक्रम संवत के तहत 1003 ईस्वी में। और इनको सांपों का देवता कहा जाता है। गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है। देवता। और ये जो गोगा जी है इनके पिताजी का नाम काफी बार पूछा जा चुका है। पिताजी का नाम था जेवर सिंह। जेवर सिंह पिताजी का नाम था, और जो माता थी उनका नाम था बाछल देवी। बाछल देवी। और इनकी जो पत्नी थी उनका भी नाम काफी बार पूछा जा चुका है। उनका नाम था कैमल देवी। कैमल दे। कैमल दे। और ये जो कैमल दे हैं ये कोल्लूमंड की राजकुमारी थी। ये ध्यान रखें आप। और एक कहावत है गोगा जी के बारे में कि गांव गांव में गोगो और गांव गांव में खेजड़ी। यानी जो गोगा जी का जो स्थान होता है, थान, जिसको थान कहा जाता है, ये खेजड़ी के नीचे होता है। खेजड़ी। काफी अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। काफी अच्छा प्रश्न है। अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है। ए 2303 उत्तर एवं 30,012 उत्तर, बी 2303 उत्तर और 30,12 दक्षिण, सी 23,30 उत्तर और 30,21 उत्तर, डी 23,30 दक्षिण और 30,12 दक्षिण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 23,03 उत्तर से 30,12 उत्तर। ये अक्षांशीय विस्तार है।
और दक्षिणीय जो पूर्वी देशांतर है, ये भी पूर्वी देशांतर विस्तार, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो पूर्वी देशांतर जो विस्तार है वो 6930 से 7811 पूर्वी देशांतर, ये ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? ये भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ए बाजरा, बी ज्वार, सी मक्का और डी चना। तो माही कंचन और माही धवल है, ये है मक्के की किस्म। मक्के की किस्म माही कंचन माही धवल के अलावा और है, उसका नाम है, एक तो है नवजोत, ये भी मक्के की किस्म है, नवजोत। और दूसरी जो मक्के की किस्म है वो है विजय। ये दो और किस्म है मक्के की, इसका भी ध्यान रखें। और जो मक्का है ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में उत्पादित होता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, यहाँ सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। और यदि जिले पूछ लें तो राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, यहाँ अधिकांश मक्का की खेती की जाती है और यहाँ से अधिकांश मक्का उत्पादित होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट है? ए PSLV XL, बी विक्रांत एस, सी विक्रम एस और डी PSLV जी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विक्रम एस। ये भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का उपग्रह है, ध्यान रखें। और इसका जो प्रक्षेपण किया गया वो किया गया था 18 नवंबर 2022 को। ये डेट भी याद रखें आप, काफी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? ए कर्मधारय है, बी बहुव्रीहि, सी अविभाव, डी द्विगु। तो युधिष्ठिर है, इसमें बहुव्रीहि समास है, ये ध्यान रखें। बहुव्रीहि समास वो होता है जो दो शब्दों से मिलकर तीसरे शब्द का निर्माण, यानी तीसरे शब्द का जो अर्थ प्रदान करता है वो बहुव्रीहि समास होता है। युद्ध में स्थिर युधिष्ठिर, ये ध्यान रखें। अगला प्रश्न, शिवालिक ढाल के समानांतर नदियों द्वारा बिछाई गई कंकरीली संकरी पट्टी जानी जाती है। ए भाबर, बी तराई, सी भांगर और डी कांकर। ये काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखें आप। और ये जो प्रश्न है इस परीक्षा के अलावा भी RS में भी हाल ही में परीक्षा हुई थी, उसमें भी आ चुका प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए भाबर। भाबर, ये जो भाबर है, या इसको भाबर के अलावा भाकर भी कहते हैं, ध्यान रखें, भाकर। ये शिवालिक की तलहटी में सिंधु घाटी से लेकर तीस्ता तक फैली हुई है, ये भी ध्यान रखें। सिंधु घाटी से तीस्ता तक फैली हुई है। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में 1938 में हुई? ए नैनूराम शर्मा, बी कपूर चंद पाटनी, सी जमनालाल बजाज, डी बलवंत सिंह मेहता। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में हुई थी। और ये परफेक्ट डेट पूछ ले तो 24 अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। और ये किसके प्रयासों से हुई थी? तो माणिक्यलाल वर्मा के प्रयासों से हुई थी। और इसकी अध्यक्षता की थी बलवंत सिंह मेहता ने, यह भी ध्यान रखें। और इसके जो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष का भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है, मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष पूछा जाए, उपाध्यक्ष थे वो थे भूरेलाल भैया, भूरे उपाध्यक्ष भूरे लाल भैया, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया था। बलवंत सिंह मेहता को अध्यक्ष बनाया गया था। महामंत्री मेवाड़ प्रजामंडल, इसको जो महामंत्री बनाया गया था वो बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा। इनको महामंत्री बनाया गया था, माणिक्यलाल वर्मा को, ये ध्यान रखें। और इसकी जो
प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो हुआ था नवंबर 1941। नवंबर 1941 को इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था उदयपुर में। उदयपुर, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का प्रथम मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया गया है। ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। ये उस समय का करंट अफेयर्स का संबंधित प्रश्न है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में 68वीं नेहरू ट्रॉफी बोट नौका की रेस आयोजित की गई थी? ये भी उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका आंसर होगा केरल। अगला प्रश्न, 101 का घनफल होगा, यानी क्यूब निकालना है, तो 101 इंटू 101 इंटू 101, 3 बार गुणा करना है इसको, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। अगला प्रश्न, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। ए एच कुंजरू, बी के पनीकर, सी फजल अली, डी वी पटेल। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली, और इसको 1956 में गठित किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग को। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का प्रयोग ए वर्ड आर्ट जोड़ने के लिए, बी स्पेल चेक करने के लिए, सी क्लिप आर्ट पिक्चर जोड़ने के लिए, डी स्लाइड को हटाने के लिए। तो जो माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का जो प्रयोग है वो किया जाता है क्लिप आर्ट पिक्चर को जोड़ने के लिए। ये भी प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है, इसका भी ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न, ये फॉर्मूला दे रखा है और ये पूछा ये उदाहरण किसका है? ए विस्थापन अभिक्रिया का, बी डी विस्थापन अभिक्रिया का, सी वियोजन अभिक्रिया का, डी संयोजन अभिक्रिया का। तो ये जो फॉर्मूला दे रखा है ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया का, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो दो यौगिक जो नए यौगिक बनाने के लिए आयनों के आदान प्रदान द्वारा जो प्रतिक्रिया करते हैं उसको भी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक पंक्ति में रोमा बाईं ओर से 8वीं है, बाईं ओर से 8वीं है और अमन दाईं ओर से 7वां है। जब वे आपस में अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं तो अमन बाईं ओर से 11वां हो जाता है। अब रोमा का स्थान बाईं ओर से क्या होगा? अच्छा प्रश्न है, रोमा के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये जो दाईं ओर से अमन 11वां है, ये पहले बाईं ओर से 7वां था, तो 11 में से 7 घटा दिए जाएंगे स्थान, तो पीछे रहेंगे 4। और ये जो रोमा है, रोमा बाईं ओर से 8वीं थी, तो अब ये पूछा जा रहा है कि रोमा का बाईं ओर से स्थान क्या होगा? तो 8 पहले से थी और 4 स्थान परिवर्तन होने के बाद हो गया, तो ये टोटल हो गया 12, मतलब 12वां स्थान। बहुत आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अन्य से भिन्न है? ए शंकु, बी वृत्त, सी त्रिभुज, डी वृत्त। तो जो अन्य से भिन्न है वो है शंकु। शंकु होता है वो 3D होता है, ये ध्यान रखें, 3D। बाकी जो ये वृत्त है ये 2D है, त्रिभुज ये भी 2D है, और वर्ग है ये भी 2D है, बल्कि शंकु 3D होता है। अगला प्रश्न, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के विक्षेपण में प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? ए बैंगनी, बी नीला, सी हरा, डी लाल। तो प्रिज्म में जो सफेद रंग होता है उसको विपेक्षित करने वाला जो प्रकाश का रंग होता है वो बैंगनी होता है, जो अधिकतम विचलित होता है, ध्यान रखें। बैंगनी कलर विचलन सबसे अधिक दर्शाएगा, क्योंकि इस रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम होता है और अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किसी भी रंग का जो विचलन है उसके तरंग दैर्ध्य तरह प्रिज्म में उस रंग के लिए अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव किया जाता है, काफी अच्छा प्रश्न है। स्टेटमेंट दे रखे 3, प्रत्यक्ष चुनाव से, अप्रत्यक्ष चुनाव से, और तीसरा है नामांकन से। तो प्रत्यक्ष चुनाव से तो होता है नहीं,
ये विधान परिषद नहीं, ये विधानसभा में होता है। विधानसभा या लोकसभा में प्रत्यक्ष चुनाव होता है, लोकसभा। इसके अलावा जो स्थानीय चुनाव होते हैं, पंचायत और नगर निकाय, इसमें भी नगर निकाय, इसमें भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो दूसरा, ये तो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, अप्रत्यक्ष चुनाव जी, अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाते हैं विधान परिषद के सदस्य। और तीसरा, नामांकन जी, अप्रत्यक्ष और नामांकन से चुनाव किया जाता है, मतलब 2 और 3, यानी सी आंसर। अच्छा प्रश्न था ये। और ये भी ध्यान रखें कि विधान परिषद में जो सदस्यों का जो चुनाव होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति पर होता है, ध्यान रखें। जो राष्ट्रपति के चुनाव में होता है वो यहाँ पर होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति पर होता है। और इसके बाद इसका जो चुनाव होगा वो एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा, यानी एक बार एक मत, एकल संक्रमणीय मत, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। ये 2 फैक्ट ध्यान रखें। और इसमें जो टोटल विधान परिषद के जो सदस्य होंगे उसके 5/6 तो आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति से चुने जाएंगे, आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति, और एकल संक्रमणीय मत से चुने जाएंगे 5/6। और 1/6 होते हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं 1/6 विधान परिषद के सदस्य। ये ध्यान रखें, 1/6 काफी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। अगला प्रश्न, द टीचर टॉट अस दैट द अर्थ खाली जगह राउंड। ये यूनिवर्सल तत्व पर आधारित प्रश्न है। तो इसमें यूनिवर्सल जो तत्व होता है उसमें कहने का मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रस्तुत किया जाता है यूनिवर्सल तत्व। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका आंसर होगा इज। अगला प्रश्न, इनकरेज तो एंटोनियम बताना है। ए एड, बी डिस्करेज, सी इनसाइट, और डी है प्रेसुरेट। तो इनकरेज का जो एंटोनियम होगा वो होगा डिस्कोर्सेज। ये जो इनकरेज है इसका अर्थ होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना। तो इसका जो उल्टा एंटोनियम हो जाएगा डिस्करेज, यानी हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा जो एड है, एड इसका अर्थ है सहायता देना, सहायता देना। इन साइड काइट है, इसका जो अर्थ है वो है उस्काना, उस्काना। अगला प्रश्न, तो इसका जो अर्थ है वो है राजी करना, राजी करना। अगला प्रश्न, अन्वेक्षण शब्द का सही संधि विशेष है। ए अन प्लस ऐसण, बी अन प्लस ऐसण, सी अनु प्लस ऐसण, डी अनु प्लस ऐसण। तो अन्वेषण का जो सही संधि विशेष होगा वो होगा अनु प्लस ऐसण, यानी छोटा ए आएगा इसमें। अगला प्रश्न, कौन सा रक्त का प्रकार सार्वभौमिक धातु होता है। ये भी काफी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ए ओ, बी ओ माइनस, बी ओ प्लस, सी ए बी माइनस, डी ए बी प्लस। तो इसका जो सही आंसर होगा सार्वभौमिक दाता होता है जो सबको दे सकता है खून, वो होता है ओ माइनस, ये ध्यान रखें। और सबको दे सकता है वो माइनस है, और सबसे ले सकता है वो ए बी प्लस है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, मुसीबत के समय उपाय खोजना अर्थ के प्रकट करने वाला मुहावरा होगा।
ए काठ का उल्लू होना, बी आग लगने पर कुआं खोदना, सी चादर से बाहर पैर पसारना, डी चप्पल पर फुस न होना। तो मुसीबत के समय उपाय खोजना, इसका सही अर्थ हो तो मुहावरा होता है, वो होता है आग लगने पर कुआं खोदना। जब भी मुसीबत आती है तभी हम उपाय सुझाते हैं, तो इसके लिए मुहावरा होगा आग लगने पर कुआं खोदना, इसका मतलब यही होता है। अगला शेषफल रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन प्रयोग में लाया जाता है? ए डिवाइड, बी मॉड, सी इंट और डी फैक्ट। तो जो इसका जो प्रयोग लिया जाएगा शेषफल के लिए वो लिया जाएगा मॉड। ये भी काफी बार कोई भी एमएस एक्सेल में फॉर्मूला लिखते हैं तो शेषफल के लिए मॉड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, अनुपात दे रखा है 5:4:5 के प्रत्येक पद में कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह अनुपात 5:6 हो जाए। तो संख्या जोड़नी है तो अपन इसको अब 4:5 इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो हमने संख्या को माना x, तो संख्या इनमें जोड़ने के बाद जो हमको प्राप्त होगी वो होगी 5/6, 5:6 प्राप्त हो जाए। तो रेसिप्रोकल करेंगे इसका इससे और इससे इसका, तो इसका हो गया 24 + 6s और इसका हो गया 25 + 5x। तो इसको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि 25 में से 24 चले जाएंगे और 6 में से 5x चले जाएंगे, तो x बराबर 1, यानी एक आंसर, ये आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला है? निम्न हिमालय से संबंधित श्रृंखला के बारे में पूछा जा रहा है। ए पीर पंजाल, बी धौलाधार, सी महाभारत और डी दिए गए सभी उपयुक्त। जो ये निम्न हिमालय, ये पीर पंजाल भी है इसका, धौलाधार भी इसकी श्रृंखला है और महाभारत इसकी श्रृंखला है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने की प्रक्रिया है जिन्हें कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग करता है। ए सिस्टम डिवाइस, बी सिस्टम विश्लेषण एनालिसिस, सी कोडिंग, डी मेंटेनेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कोडिंग। कोडिंग एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने की प्रक्रिया है जिसे कंप्यूटर उस कार्य को करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न, जानकारी को संचार माध्यम चैनल पर भेजने की दर रेट कहलाती है। ए बॉड रेट, बी बिट रेट, सी नैनो रेट, डी पिक्सल रेट। तो ये जो कहलाती है वो कहलाती है बॉड रेट। बॉड रेट वो होती है जो जानकारी को संचार माध्यम चैनल पर भेजने की रेट को ब्रॉड रेट कहते हैं। अगला प्रश्न, किसी वस्तु बीम का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे दर्पण के सामने कहीं भी रखा जा सकता है। ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल लेंस या अवतल या उत्तल। जो उत्तल लेंस होता है इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो एक तो आभासी बनता है, एक सीधा बनता है और छोटा बनता है। तो जो जितने भी ये जो व्हीकल है जो सड़कों पे चलते हैं इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है काफी बार, व्हीकलों में कौन से लेंस का प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस होता है वो जो वास्तविक आकृति होती है उसका आधा ही प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, डायमंड है ए कार्बन का पूरक, बी कार्बन का समावयी, सी कार्बन का समस्थानिक, डी कार्बन का समरासायनिक। तो इसका जो डायमंड है वो कार्बन का स्वरूप है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले में महाराव शेखाजी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी निर्माणाधीन है? ए बीकानेर, बी चूरू, सी सीकर, डी गंगानगर। तो इसका जो सही आंसर होगा, ये उस समय के करंट अफेयर्स का प्रश्न है, सीकर, ये सीकर में निर्माणाधीन है। अगला प्रश्न, आपाद मस्तक शब्द में एक सार्थक वाक्यांश है। पैर से सिर तक, बी मस्तक झुकाने वाला, सी क्षण भर में नष्ट होने वाला, डी आलोचना के योग्य। तो आपा
मस्तक के लिए जो सही शब्द होगा वो होगा पैर से सिर तक। ये पैर से सिर तक के लिए एक सार्थक वाक्यांश होता है आपात मस्तक। मस्तक झुकाने वाला, मस्तक झुकाने वाला जो होता है उसको कहते हैं नत मस्तक। नत मस्तक, ये होता है मस्तक झुकाने वाला। क्षण भर में नष्ट होने वाले को क्षण भंगुर कहा जाता है। क्षण भंगुर। और आलोचना के योग्य होता है वो आलोच्य होता है। आलोच्य, इनको आलोच्य कहा जाता है। काफी अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न, 2024 में के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ये टोक्यो, बी पेरिस, सी मॉस्को, डी कतर। तो इसका जो सही आंसर है वो है पेरिस। यानी 2024 के जो ग्रीष्मकालीन अभी ओलंपिक हुए हाल ही में, उनकी जो मेजबानी है वो पेरिस ने की है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा वापस पूछा जा सकता है, ये भी हाल ही में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक संपन्न हुए हैं। अगला प्रश्न, एक शहर की जनसंख्या 1 करोड़ है। यदि जीवित जन्मे शिशुओं की संख्या 85,000 है तो जन्म दर होगी। जन्म दर हमेशा ध्यान रखें 1,000 पर निकाली जाती है, 1,000 जीवित जनसंख्या पर। तो 85,000 है, 85,000 और जनसंख्या वो 1 करोड़। 1,000 पे निकाली जाती है। इन तीन से इन तीन का, इन तीन से इन तीन का, यानी 85 में 10 को डिवाइड करेंगे तो 8.5। तो इसका आंसर होगा सी, 8.5। अगला प्रश्न, प्रतिहार शासक के शासन काल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुलमाला की रचना हुई। ये वत्सराज, बी रामचंद्र, सी मिहिर भोज, सी महेंद्रपाल। तो जो ये वत्सराज था, इसके शासन काल में हरिवंश पुराण और कुलमाला की रचना हुई थी, ये ध्यान रखें। और ये जो ये कुलमाला है, इसकी इसके जो लेखक है वो थे उदयतन सूरी। उदोतन सूरी, इन्होंने कुलमाला की रचना की थी और ये की थी 778 ईस्वी में। और ये जो कुलमाला के अलावा हरिवंश पुराण है, हरिवंश पुराण जो पुस्तक है, इसकी जो रचना है, ये जैन ग्रंथ है। और इसकी जो रचना है हरिवंश पुराण की, पहली बात तो ये जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ। इसकी जो रचना है हरिवंश पुराण की, वो की थी मुनि, जैन मुनि, ये ध्यान रखें, जैन मुनि जिनसेन ने, जिनसेन। और ये की थी इन्होंने 1783 में, 1783 ईस्वी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये वत्सराज है, इनको प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है पहले काफी बार। अगला प्रश्न, राजस्थान के कितने जिलों में मरुस्थलीय, राजस्थान के जिलों में से कितने जिले मरुस्थलीय हैं? ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। 12 जिलों में मरुस्थल फैला हुआ है, ध्यान रखें। अब यदि नए राजस्थान सामान्य ज्ञान के हिसाब से पूछ लें तो वर्तमान में राजस्थान का जो पुनः गठन हुआ है नए जिलों के बाद, उसके अनुसार 19 जिले, ये ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जिले कौन कौन से हैं? तो जैसलमेर ये मरुस्थल है, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, चांचौर, फ्लोदी, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, पाली, नागौर, डीडवाना, कुचामन और ब्यावर, ये 19 जिले, ध्यान रखें। ये प्रश्न आरएमएस ने डिलीट कर दिया था कुछ एरर होने के कारण। अगला प्रश्न, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? ए ओडिसी, बी भरतनाट्यम, सी कथक, डी कथकली।
तो जयपुर घराने का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है कथक। ये ओडिसी है, ओडिशा का है, ओडिशा का है। भरतनाट्यम है, ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु। और कथकली ये केरल का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टानें जालोर में पाई जाती हैं? काफी अच्छा प्रश्न है। जालोर में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? तो स्टेटमेंट दे रखे हैं 4। गैबो, ये जालोर में नहीं पाई जाती, ध्यान रखें। ग्रेबो, ग्रेनाइट, ये जालोर में पाई जाती है। और ग्रेनाइट का सर्वाधिक जो उत्खनन है वो जालोर में ही होता है। रायलो साइड, ये भी जालोर में पाई जाती हैं। बेसाल्ट, ये नहीं पाई जाती। तो 2 और 3 बी आंसर, 2 और 3। अच्छा प्रश्न है, जो मालानी आग्नेय जो शैल समूह है ये जालोर और सिवाना में पाई जाती है, ध्यान रखें। जो तथा जो ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी राइलोसाइट है ये गुंडाकार व इंसुलेट पहाड़ के अनुरूप बनती है। जो जालोर छाछोर क्षेत्र में ग्रेनाइट उद्योग इससे कहानी बन पाए। अगला प्रश्न, पेन विल डू, आगे खाली जगह दे रखी है, मैनी, एनी, मच या इनफ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एनी। अगला प्रश्न, नाइन्टी एट, एक 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे गए प्रश्नों को 5 सेंटीमीटर दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता। विद्यार्थी किस नेत्र दोष से पीड़ित है, उसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में करना होगा? ए निकट दृष्टि रोग अवतल लेंस, बी निकट दृष्टि रोग उत्तल लेंस, सी दूरदृष्टि दोष अवतल लेंस, डी दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। अगला प्रश्न, ग्रामीण गैर कृषि विकास प्राधिकरण रूडा का क्या कार्य? ये कृषि का विकास, बी गैर कृषि क्षेत्रों का विकास, सी शिक्षा संस्थाओं का विकास, डी गांवों में बिजली उपलब्ध कराना। तो ग्रामीण गैर कृषि, ये जो गैर कृषि दे रखा है तो इसका आंसर भी, प्रश्न का जो आंसर है वो इसमें छुपा है। तो गैर कृषि मतलब गैर कृषि क्षेत्रों का विकास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ये रूडा है इसकी स्थापना हुई थी, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। रूडा की स्थापना वो हुई थी 1995, 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका काम है गैर कृषि क्षेत्रों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न, 7 और 8 अक्टूबर 2022 को किस शहर में इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आयोजन किया गया? ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। ए जोधपुर, बी बीकानेर, सी जयपुर, डी कोटा। तो ये उस समय करंट अफेयर्स का प्रश्न है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी संभावना बन सकती है क्योंकि हाल ही में इन्वेस्ट राजस्थान समिट हुआ है 2022 में। तो क्या पता ये प्रश्न बन जाए, तो इसको थोड़ा ध्यान रखें।